बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हिकमत जंजू। नाज़रीन, एक सवाल पैदा होता है कि दुनिया में जो ममालिक तरक्की करते हैं उनके अंदर खूबियाँ क्या होती हैं और वो कौन से ममालिक होते हैं। अगर हम तारीख़ का, हिस्ट्री का मताला करें या दुनिया की जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो कुछ अर्सा पहले तरक्की पजीर थे, तो उनकी अगर हम स्टडी करें तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन मिलती हैं एक आम आदमी से लेकर एक मुल्क तक कि वो तरक्की कैसे करता है। तरक्की करने के लिए न किसी डंडे की ज़रूरत होती है, न खौफ की ज़रूरत होती है, न कैद की ज़रूरत होती है, न सियासी जमातों पे पाबंदी की ज़रूरत होती है। तरक्की वही मुल्क करते हैं जो खुददार होते हैं, जो गैरतमंद होते हैं और जो ये समझते हैं कि हम भीख मांग कर कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे, क्यों ना हम अपनी खुददारी से अपने अंदर अपनी आवाम को इस हद तक उसे कंप्रोमाइज़ करवाएं या इस हद तक हम उसकी काउंसलिंग करें कि वो ये सारी चीज़ें छोड़ दे और इस मुल्क की, इस खित्ते की वफ़ादार हो जाए। इसकी मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूंगा। बहुत दफ़ा ये मैंने सुनी भी है, पढ़ी भी है और इस तरह से बेशुमार ऐसी हैं तमाम फील्ड के जो लोग हैं, हर एक शख्स के पास इस तरह की कहानी होती है। इंडिया का जो टॉप एक्टर अमिताभ बच्चन है, इसका जो इब्तदाई दौर था वो बड़े उरूज का था, लेकिन बीच में इसके ऊपर ऐसा ज़वाल आया कि इसकी अपनी जो कंपनी थी वो बैंकक्रप्ट हो गई, ये इसे काम मिलना बंद हो गया, बेरोज़गार हो गया, इसे कर्ज़ा चढ़ गया और इससे इस हद तक इसकी हालत पहुंच गई कि ये अब एक एक पाई का मोहताज हो गया। ज़ाहिर है बड़ा आदमी था, इसके ताल्लुक़ थे इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो टाइकॉन थे, वो इसके दोस्त थे। और रवि नाम का इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, सरमायादार था। उसने एक दिन अमिताभ को बुलाया और अपने दोस्त से कहा कि ये इसके हालात कुछ ख़राब हैं, इसके आजकल बुरे दिन चल रहे हैं, इसकी कुछ मदद की जाए, इसे कुछ दे दो। ये अमिताभ के अपने अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने रवि दोस्त से वो जो मुझे देना चाह रहा था मदद, ज़ाहिर वो पैसों में थी, वो इतनी मदद थी कि सारे कर्ज़े ख़त्म करके भी अगर वो कई महीनों तक बेरोज़गार घर बैठा वो खाता रहता तो उसकी वो दौलत ख़त्म ना होती। वो इतनी उसकी मदद उसने ऑफ़र की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर इसी तरह से वो अपने मेहनत करता रहा, ताल्लुक़ इस्तेमाल करता रहा और एक वक्त आया कि अमिताभ को फिर से काम मिलना शुरू हुआ और आस्ता आस्ता वो वापस फिर उसी मकाम पर पहुंचा कि उसके कर्ज़े भी ख़त्म हो गए, उसकी जो गुर्बत थी वो भी ख़त्म हो गई, उसकी मुश्किल भी ख़त्म हो गई। फिर एक वक्त ऐसा भी था कि जब मीटिंग हुई और उसमें इंडिया के टॉप के जो बिजनेसमैन थे, सरमायादार थे, कारोबारी लोग थे, आपस में बैठे बातें कर रहे थे। मीटिंग थी कि मज़ीद किस तरह से बेहतरी की जाए, टेक्नोलॉजी में क्या किया जाए, बाकी फील्ड में किस तरह से बेहतरी की जाए। तो उसमें वो रवि साहब भी बैठे हुए थे और उन्होंने अमिताभ भी उसी हाल में बैठा हुआ था, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ बुलाया और ये कहा जी कि मेरे साथ आके बैठो। अमिताभ कहता है कि मैं थोड़ा सा घबराया और मैंने सोचा कि नहीं, ये बड़े लोग हैं, मैं इस लेवल पे नहीं हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ हूँ। लेकिन उन्होंने ज़िद की और उन्होंने कहा कि नहीं, आप आएँ और आप हमारे साथ बैठें। वो कहते हैं कि जब मैं उनके साथ बैठा तो वो मेरे दोस्त खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये लड़का एक वक्त आया था कि ये ज़मीन पे गिर गया था, लेकिन ये दोबारा अपनी मदद आप फिर से खड़ा हो गया है, लिहाजा मैं इसकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। बकौल अमिताभ के कि वो जो अरबों रुपए मुझे देना चाह रहे थे, ये जो बात थी ये उस अरबों से भी ज़्यादा कीमती थी और मुझे उसने दोबारा से ज़िंदा कर दिया। ये कहानी या ये बात बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई शख्स हो, माशरा हो, कौम हो, मुल्क हो, इदारा हो, वो उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके अंदर खुददारी नहीं आती, जब तक उसके अंदर गैरत नहीं होती। कर्ज़े लेकर, भीख मांग कर ज़िंदगी तो गुजारी जा सकती है, वक्ती कुछ हालात को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन वो किसी शख्स को या किसी मुल्क को ना खुददार बना सकती है और ना खुद मुख्तार बना सकती है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 सालों से जितनी भी हुकूमतें आई हैं और ख़ास करके ये जो पिछला 40 साल का दौर गुज़रा है, जिसे नवाज शरीफ और नून लीग की खुसूसी तौर पर ये जो दो हुकूमतें रही हैं,
40 साल का या 50 साल का इनका टेन्योर रहा है मुख्तलिफ अदवार में। ये वो हुकूमतें रहीं जिन्होंने स्वाय इस मुल्क को लूटने के, इस मुल्क को कर्जे की दलदल में फंसाने के और IMF के तलवे चाट कर उनसे भीख मांग कर पैसे लेने के अलावा इनकी दुनिया की कोई तरक्की नहीं है। यहाँ पे चाहे चाइना हो या मिडल ईस्ट हो या दुबई हो या दीगर जो ममालिक हों वो हों, उन्होंने जितने भी यहाँ पे सरमायाकारी की या इन्वेस्ट करने की कोशिश की, उस इन्वेस्ट से ज़्यादा 10% इन्होंने लगाया, बाकी 90% इनकी अपने जेबों में, अपने करप्शन में, अपने दोस्तों में, अपने इदारों में गया। और उसका नतीजा या उस वक्त का जो इन्होंने बोया था वो आज ये मुल्क काट रहा है। और फिर भी आज भी उसी स्क्रिप्ट पे चलने की कोशिश कर रहा है कि हम एक दफ़ा फिर मुल्क को करप्ट अनासर से बचाते हैं, इसकी स्मगलिंग रोकते हैं। और करप्ट वो लोग हैं जो हमें पसंद नहीं हैं। इसका स्मगलिंग उन लोगों की रोकी जाएगी जो इनकी नज़र में इनको बत्ता नहीं देते या कमीशन नहीं देते। बाकी जो इनके ताल्लुक़ वाले हैं, इनके अपने बंदे हैं या किसी भी हवाले से इनके साथ उनके अच्छे मुरासिम हैं, उनको या तो ये दुबई भेज देते हैं या लंदन भेज देते हैं या फिर NRO देकर उनके ऊपर से केस ख़त्म कर देते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो अदलिया का है, अदलिया जिस मुल्क की आज़ाद होती है, जजेस जिस मुल्क के आज़ाद होते हैं, जहाँ पे इंसाफ होता है, वहाँ पे कभी भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो फिर ग़ुलाम रह सके या जो तरक्की ना कर सके। क्योंकि जो अदलिया है, जो जजेस हैं, वो मुल्क के अंदर उस इंसाफ को बैलेंस रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस उम्मीद पे होते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा और हम फिर वो आगे जो उनकी मंजिल होती है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन अगर अदलिया भी उसी स्क्रिप्ट के ऊपर अमल करे कि जो जिसे कहा जाए उसे सज़ा दी जाए, जिसे कहा जाए उसे छोड़ा जाए, तो फिर उसका अंजाम पाकिस्तान जैसा ही होना है। और अगर यही स्क्रिप्ट चलता रहा तो आने वाले सदियों तक पाकिस्तान इसी तरह रहेगा और इंडिया फिर दुनिया की न सिर्फ तीसरी इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी बनेगी, बल्कि ये सुपर पावर की दौड़ में भी बहुत जल्द मंजिल तक पहुंच जाएगा। एक वजह जो भी इजाज़त है, अल्लाह।